अजीत एक हिस्ट्री व्लॉगर था। पुराने म्यूजियम और पैलेसेस में जा जाकर वहाँ की तस्वीरें लेना, वहाँ के लोगों से उस जगह की कहानी जानना और अपने ब्लॉग में उसे कहानी की तरह लिखना उसका काम था। और इसी से उसकी रोजी रोटी भी बड़ी अच्छे से चल रही थी। अजीत ने फिलहाल में ही एक महल के बारे में सुना था जिसे उसकी देखने की चाहत तेज हो गई। नदी के किनारे काफी पुराना और थोड़ा खस्ता हालत में आज भी यह महल छोटे मोटे म्यूजियम की तरह चलाया जाता है। अजीत ने सारा जरूरी सामान बांधा और निकल पड़ा। स्टेशन के पास एक होटल में चेक इन किया और सामान रखकर निकल पड़ा महल की ओर। नदी के पास पहुंचकर उसने बोट ली और कुछ 15 मिनट में महल तक पहुंच गया। वहां अंदर जाकर जैसे अजीत की लॉटरी निकल आई हो। चारों तरफ इतनी पुरानी पुरानी चीजें थीं, जैसे भाले, तलवारें, ढाल, बड़े बड़े भारी भारी कवच, सैनिकों की जंग में पहने जाने वाले हेलमेट्स और कई सारी पुरानी पेंटिंग्स। इन सब की तस्वीरें खींचकर अजीत खुशी से पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि यहाँ के बारे में इंटरनेट पर जानकारी और मटेरियल बहुत ही कम था। सिवाय सरकारी साइट्स के और कहीं कुछ नहीं था। अजीत हथियारों के कमरे से आगे बढ़ा तो उसके सामने बेहद भारी भरकम पलंग था। आगे बढ़ा तो अगला कमरा थोड़ा छोटा था और वहाँ के सामानों की फोटो लेकर अजीत खुशी खुशी वापस अपने होटल रूम में पहुंचा। होटल में पहुंचने के बाद अजीत फोटो ट्रांसफर पर लगाकर नहाने चला गया। नहाकर जब अजीत वापस लौटा तो फोटोज को एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालकर एडिटिंग शुरू कर दी। शुरू में अजीत को शॉट्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने पलंग की तस्वीर को एडिट करने के लिए खोला तो अजीत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ठीक पलंग के एक कोने में एक आदमी खड़ा था। देखकर तो कोई राजा महाराजा जैसा लग रहा था और तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगली फोटो एक कमरे की बैठक की थी। वहां भी एक औरत सोफे पर बीचों बीच बैठी थी, पर इनमें से तो कोई भी वहां था ही नहीं। बस 2-3 गार्ड्स थे, वो भी बाहर। इन सब चीजों को देखने के बाद अजीत को वहां वापस जाना ही था, पता लगाने की आखिर माजरा क्या है, क्या कहानी है इन सब के पीछे। इतना सब सोचते ही अजीत ने फैसला किया और अजीत रात के अंधेरे में ही निकल पड़ा। बोट किराए पर लेने पहुंचा तो नाव वाले ने कहा कि बाबूजी, इतनी रात को तो हम नहीं जाएंगे, बहुत खतरा है रात को। अजीत ने उसकी बात सुनकर कहा कि सुनो, खतरा वतरा सब पैसा देखकर ठीक हो जाएगा, 2000 रुपए दूंगा तुम्हें, चुपचाप चलना है तो चलो। नाव वाले ने इतने पैसे के बारे में सुना तो उसकी नीयत बिगड़ गई और वो चलने के लिए तैयार हो गया और बस इतना कहा कि वो अजीत को छोड़कर वापस आ जाएगा और जब अजीत का काम खत्म हो जाए तो फोन करके मुझे वापस बुला ले। अजीत भी मान गया और बोट में बैठकर चल पड़े दोनों महल की ओर। अजीत ने दूर से महल की कुछ फोटोज ली, लेकिन जैसे ही अजीत पानी में चांद की तस्वीर लेने के लिए नीचे झुका तो पानी में उसे अपने चेहरे की जगह हेलमेट पहना हुआ सिपाही दिखाई दिया। अजीत की रगों में बहता हुआ खून मानो ठंडा पड़कर जमने लगा हो। अजीत ने अपना हाथ सर पर रखा, ये देखने के लिए कि कहीं वो हेलमेट उसके सर पर तो नहीं था। अजीत ने फिर से पानी में झांका, ये देखने के लिए कि वो हेलमेट पहने उसी का चेहरा था या किसी और का, लेकिन कुछ देर झांकने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इतने में पता नहीं अजीत के मन में क्या ख्याल आया, उसने पानी छितराने के लिए पानी में हाथ डाला और थोड़ा पानी छितराकर पानी से हाथ निकालने ही वाला था कि अजीत की चीखें निकल गई, क्योंकि उसके हाथ को किसी ने पानी के अंदर दांतों से काट लिया था। इतने में नाव वाले ने कहा, क्या हुआ बाबूजी, पानी में सिपाही का चेहरा दिखा क्या? अजीत थोड़ा घबरा गया कि इसे कैसे पता चला। अजीत ने पलटकर कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे सिपाही का चेहरा दिखा या कुछ और? नाव वाले ने कहा कि बाबूजी, इस महल का रिवाज है, जिस जिसको सिपाही का चेहरा दिखा है उन सब की मौत हुई है। आपका खून मांग रहा है ये महल, मत जाइए, हमारी बात मानिए, वापस लौट चलिए। नाव वाले ने बोट घुमाई और किनारे पर लगाकर अजीत को उतरने का इशारा किया। तो पहले तो अजीत ने उतरने से मना कर दिया, लेकिन फिर नाव वाले ने कहा कि बाबूजी, आप अच्छे भले शहर के लड़के हैं, क्यों मरना चाहते हैं, जाइए, और अगर दोबारा लौट आए तो हम भी बचा नहीं पाएंगे आपको। अजीत ने सोचा कि ये आदमी यहीं का रहने वाला है और जिस तरह से ये सब कह रहा है सही कह रहा होगा। अजीत ने सोचा कि अब रात को ना जाकर दिन में जाएंगे, जब वहाँ और भी लोग होंगे तो उस वक्त कोई खतरे वाली बात नहीं होगी। ये सोचकर अजीत
होटल पहुंचकर लैपटॉप के सामने बैठा उन तस्वीरों को देखता रहा। हर तस्वीर में एक ना एक परछाई साफ दिखाई दे रही थी। सुबह हुई तो अजीत निकल पड़ा वापस उस महल की ओर और नाव में बैठने के बाद अजीत बार बार पानी में अपने चेहरे को देखने की कोशिश करता रहा। चेहरा एकदम ठीक था तो आखिर में उसे लगा कि अंधविश्वास में नाव वाले ने उसे डरा दिया होगा। आखिरकार अजीत उतरा और पहुंच गया महल के उसी कमरे में जहां वो भारी भरकम पलंग और कुर्सी रखी थी। पलंग को देखते देखते अचानक अजीत को बेहोशी सी छाने लगी। अजीत कदम बढ़ाता हुआ उस पलंग की ओर बढ़ा और उसी जगह पर जाकर बैठा जहां पर उसने तस्वीर में उस साये को बैठा देखा था। और उस पर बैठते ही ऐसा लगा जैसे जिंदगी में आज के बाद अजीत कभी खुश नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि जीना बेकार है और वो खुद अपनी जान ले ले। वहां बैठकर ऐसा लगा जैसे खुद मौत ने अपना ठंडा बर्फीला हाथ अजीत के माथे पे रख दिया हो। उसके ठीक सामने एक बड़ी सी कुर्सी थी जिस पर उसने एक साये को उन तस्वीरों में देखा था। अजीत ने पता नहीं क्या सोचा और उस कुर्सी की ओर बढ़ चला। कुर्सी पर चारों तरफ हाथ फिराया जैसे अजीत कुछ महसूस कर पा रहा था, जैसे कि बेजान चीज को नहीं बल्कि किसी जिंदा इंसान को छू रहा था वो। अजीत ने कुर्सी को कुछ पल ध्यान से देखा और ठीक उसी जगह बैठ गया जहां वो साया उसने तस्वीरों में बैठा देखा था। और एक बार फिर से मानो जैसे मौत सी मंडराने लगी। अजीत को फिर एक बार बेहोशी घेरने लगी, लेकिन इस बार अजीत ने खुद को तुरंत ही संभाला और वहां से बाहर निकल आया और दरवाजे पर खड़ा होकर हांफने लगा। आसपास से निकलते टूरिस्ट उसे देखने लगे। अजीत ने अपने बैग से पानी निकाला और पानी पीकर सामने की तरफ अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वहां से उसे धीमी धीमी किसी के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिनका पीछा करते करते अजीत एक के बाद एक सीढ़ियां उतरता गया। वो आवाजें तेज होती गईं तो अजीत को समझ में आया कि सामने खाली पड़े कमरे से वो कराहने की आवाज आ रही थी। अजीत उस कमरे के अंदर पहुंचा तो देखा कि कमरे के अंदर एक कैद खाना है और वहां एक सिपाही के कपड़ों में एक आदमी लेटा हुआ करा रहा था। उसके सीने के आर पार एक भाला निकला हुआ था और मौत कुछ ही पलों में उसे आ जानी थी। अजीत तो मानो जैसे उसे देखकर जम सा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो सिपाही अजीत की आहट पहचानता हो। तभी वो सिपाही अजीत की ओर घिसटते हुए आने लगा और कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई प्रभु। ये सब कहते कहते कब उस सिपाही ने अजीत के पैर पकड़ लिए और रोना धोना शुरू कर दिया। अजीत को पता ही नहीं चला। अजीत ने उसे हटाने के लिए अपने पैर जोर जोर से मारे तो वो खुद तो गिरा ही, लेकिन वो सिपाही लुढ़कता हुआ एक नुकीले सरिये पर जा गिरा और वो उस सिपाही की छाती के आर पार हो गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अजीत तो जैसे पत्थर बनकर वहीं जम गया था कि उसके हाथों कोई मारा गया। लेकिन इतने में कुछ कदमों के चलने की आवाज आई तो अजीत ने देखा कुछ टूरिस्ट उसकी तरफ आ रहे हैं। अजीत ने चिल्लाकर उन्हें आवाज लगाई और उन्हें मरे हुए सिपाही के पास ले गया तो अजीत को एक और झटका लगा, क्योंकि वहां कोई नहीं था। ये सब देखकर अजीत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी इस हालत को देखकर उन टूरिस्ट ने अजीत को संभाला और दोनों साइड से पकड़कर बाहर ले जाने लगे। अजीत मन ही मन बहुत खुश हुआ कि आज भी लोगों में इंसानियत बाकी है। इतना सोचते सोचते अजीत अपने पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसने नीचे देखा तो उसके पैर बेड़ियों से बंधे हुए थे और नज़र जब हाथों की तरफ गई तो पुराने ज़माने की हथकड़ियों से उसके हाथ बंधे हुए थे। अजीत चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आवाज़ हलक से बाहर नहीं आ रही थी। अजीत ने जब उन लोगों की तरफ देखा तो मानो उसका खून जम गया हो। वो दोनों टूरिस्ट नहीं, सिपाही थे। उनमें से एक ने कहा कि हमारे सेनापति ने राज्य विजय कर लिया है, अब आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है महाराज। इतना कहते ही उन दोनों ने अजीत को एक काल कोठरी में फेंक दिया। अजीत हिल नहीं पा रहा था और ना ही विश्वास कर पा रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन अजीत जानता था कि अगर चीखेगा नहीं तो कोई उसे बचाने वाला नहीं आएगा। अजीत ने अपनी पूरी सांस अपने फेफड़ों में भरी और पूरा जोर लगाकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। उस कोठरी का बाहरी छत वाला दरवाजा सरका और
वहीं नाव वाला दिखाई दिया। नाव वाले ने कहा, साहब मैंने बोला था ना, यहाँ मत आना, बचना मुश्किल हो जाएगा। खैर अब घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं ना, निकाल लेंगे आपको। नाव वाले ने उसकी सारी बेड़ियां खोली और जल्दी से उसे वहां से लेकर निकल गया। अजीत बार बार मुड़कर उस महल की तरफ देख रहा था। तभी उस नाव वाले ने उसे बताया कि जमानों पहले उस राज्य के सेनापति ने धोखे से राजा बनने के लिए अपने महाराज के महल पर हमला करवा दिया था, लेकिन नदी पार किए बिना तो ये सब मुमकिन नहीं था। तो सिपाही ने अपने कुछ लोगों को वहीं एक नाव वाले के पास छुपा दिया। जब नाव वाले ने मना किया तो उसको परिवार के नाम पर डरा धमकाकर अपने लोगों को वहां छुपा दिया। हमला हुआ तो सेनापति हार गया और राजा ने विरोध कुचल डाला। जब उस नाव में कुछ लोगों के छुपने की खबर राजा को मिली तो उसने नाव वाले के सीने में तलवार आर पार कर दी। नाव वाले ने मरते मरते कहा, हे दुर्लज राजा, मेरे बिना किसी गलती के तुमने मुझे ऐसी मौत तो दी है। तुम मेरी जगह होते तो अपने परिवार के लिए तुम्हें भी ये करना पड़ता। राजा, मैं श्राप देता हूं कि अगले 7 जन्मों तक मैं ही तेरा काल बनूंगा। हफ्ते भर में पड़ोसी राज्यों ने पूरा महल खत्म कर दिया। नाव वाले ने कहा कि अभी 3 जन्म का श्राप और बचा है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा तो 2 जन्म का रह जाएगा। वो नाव वाला वही नाव वाला था जिसने श्राप दिया था और अजीत उसके लिए राजा था। इतना कहते ही नाव वाले ने उसका मुंह पकड़कर पानी में डुबा दिया और जब तक डुबाए रखा जब तक अजीत के प्राण नहीं निकल गए। तो दोस्तों आज की ये कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।